मैं इर्रेगुलर चीज को कभी भी रेगुलाइज नहीं करूंगा। मैं इस सूबे को आइन और कानून के मुताबिक चलाऊंगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं, हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी बुर्दबारी का सबूत पेश करते हुए कहा है कि मुल्क की खातिर वो बानी पीटीआई के पास चलकर गए और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि आज बानी चेयरमैन की जेल में एसी लगा है या नहीं। मियां साहब की इस गुफ्तगू का महवर यही था कि सियासी बिगाड़ की जड़ और वजह सिर्फ पीटीआई और इसके बानी का तर्ज सियासत है, क्योंकि उसमें लचक नहीं है और मजीद ये भी कि पीएमएलएन इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई भले बिगड़े बच्चे की तरह जो है वो बर्ताव करती है, मगर हुकूमत भी किसी जिद्दी बुजुर्ग से कम नज़र नहीं आ रही है। और इसकी वजह शायद वही सियासी रविश है कि जिसमें सियासी जमातें दीवार से लगे हुए मुखालिफ को मजीद पीछे धकेलना चाहती हैं और यूं सियासी बातचीत की कोई जगह नहीं बचती है। आज पीटीआई जो कि अपनी सियासी गलतियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल में है, हुकूमत इस पर मजीद दबाव बनाने के लिए नए केसेस बनाना चाहती है और ऐसा करने से मुखालफत की आग मजीद जो है वो भड़कती नजर आ रही है। तो आखिर हुकूमत ऑपोजिशन के माबैन इस खलीज को कैसे जो है वो पुर किया जा सकता है कि जो सियासी इस्तेकाम की इस वक्त जो राह है उसमें अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक इम्पेडिमेंट है और किस तरह सियासी राह जो है उसे हमवार किया जा सकता है। वज़ीर आज़म दौरा चीन पर हैं और बजट पेश ना होने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि चीन से माशी गारंटीज़ के लिए ये ताख़ीर हुई है ताकि हुकूमत के लिए IMF के दबाव को कम करने में आसानी हो सके। अब जिस हुकूमत को ऐसे चैलेंजेस दरपेश हों, क्या उसके लिए और भी ज़रूरी नहीं है कि वो सियासी तनाव कम करे और मज़ीद ये ना करे कि जी जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएं, बजाय इसके उनको मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। वो भी एक ऐसे वक्त पर जब पीटीआई और JUIF हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने के लिए मज़ीद जो है वो अपनी कुर्बतें बढ़ाने की जो है वो बातें कर रहे हैं, करीब आने की जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनका इत्तेहाद हो गया तो ये हुकूमत के लिए दर्द सर ज़रूर बनेगा। इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ रज़ा रूफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें आमिर इलियास राना साहब भी ज्वाइन करेंगे। आमिर ज़िया साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। नवाज शरीफ साहब की बात अगर की जाए तो उसमें जो उनका बयान है, जो वो फरमा रहे हैं, उसमें कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बानी चेयरमैन के पास जो है वो चल कर गए थे, बट दैट वाज इन 2013। तब से लेके अब तक 11 सालों में पुलों से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बह चुका है, पुलों के तले बहुत सारा पानी बह चुका है एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। ये कहना कि जी पीएमएलएन इंतकाम की सियासत नहीं करती, आई डोंट थिंक कि इसको एनी ऑफ अस बाय दिस, बिकॉज हमने 90 की दिहाई भी देखी है, उसके बाद हमने जो है वो 8 से 13 भी देखा, 13 से 18 भी देखा। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को अगर कहीं से भी रिलीफ मिलती है तो हुकूमत जो है वो नए केसेस बनाने की जो है वो तैयारी में जो है वो जुट जाती है। बेशक बहुत हद तक जो है वो पीटीआई खुद ही वो मवाद जो है वो उनको प्रोवाइड कर देती है। दूसरी साइड पे अगर बात की जाए तो दरवाजे बंद होने की, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने की भी हुकूमती कैंप से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। सो ऐसे में जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बार बार सुन के कान पक चुके हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरट्वाइंड है, ज़रूरी है, वो होती हुई नज़र तो नहीं आती। जी, मैं आपके पूरे इब्तदाई कलमात से मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और उसमें ज़ाहिर है कि जिनके पास इख्तियार होता है और जिनके पास इक़्तिदार होता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो कैसे कंड्यूसिव हालात बनाएंगे, पैदा करेंगे। तो वो ज़ाहिर है कि हमें हुए नज़र नहीं आते। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें लगा लेते कि नून लीग कुछ कर पाएगी, तो नून लीग का भी इतना मसला नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दोनों जमातें जो हैं, ये जो पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट की खटपट हुई है या कशीदगी है, उसकी बेनिफिशरी हैं। तो इन जमातों के अपने मफाद में नहीं है कि पीटीआई जो है दोबारा मेन स्ट्रीम हो, क्योंकि जाहिर है कि जब इनको पहुंचेगी, जो इनको पॉलिटिकल स्पेस मिली है वो इस वजह से मिली है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में ठनी हुई है। तो असल मेरे ख्याल में मसला जहाँ पर इस ताले की कुंजी है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है और ज़ाहिर है पीटीआई के पास है। ये लोग किन चीज़ों के ऊपर समझौता करते हैं और अगर नहीं करते तो उसका फिर वे आउट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या अगला स्टेप होगा,
वो क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि मतलब 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और पीटीआई पे बदस्तूर जो है दबाव बरकरार है, लेकिन मेरे ख्याल में मतलूबा नताइज नहीं निकले हैं। और जितनी नेगेटिव बिल्डिंग की गई है उसमें भी आप ये देखिए ना कि अगर ये सोच रहे थे कि जो है इरेलीवेंट हो जाएगी जमात, वो इरेलीवेंट नहीं हुई, इलेक्शन ने साबित किया, फिर बहुत प्रोपेगेंडा करके देख लिया, उसमें भी जो पीटीआई का कोर सपोर्ट बेस था उसको फर्क नहीं पड़ी। तो हर लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है हमारे यहाँ, मारिया साहिबा की जो नून लीग का है वो नून लीग का है, जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी का है, और जो पीटीआई का वो पीटीआई का है। यहाँ पर वो मतलब है इनको ब्रेक थ्रू होता वो नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे जो फैसला साज हैं और हुकूमत के जो बड़े हैं वो इसी राह पर या इसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेंगे या इसमें कोई तब्दीली करेंगे। फिर यही सवाल पीटीआई से भी बनता है कि उन्होंने जितना भी एक ब्रिंकमैनशिप की सियासत की है उसमें उनके मसाइल में इजाफा हुआ है और उनको भी कोई राह नहीं मिली है, मतलब वो भी मुश्किल में है। और जाहिर है कि आप ये कह सकते हैं गेम फंसाया हुआ है पीटीआई ने, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जमात यानी कि दोनों फरीकों को रिव्यू करने की जरूरत है अपनी हिकमत अमली को, और कोई नैना रवि का रास्ता निकालने की जरूरत है कि जहाँ पे इत्तेदाल और कहीं से चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। जब रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी उसमें नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा ये एक सवाल है, और पीपल्स पार्टी का क्या होगा ये सवाल है। लेकिन ज्यादा सवाल जो है वो नून लीग का है, क्योंकि मुकाबला जो है पंजाब में है। पीपल्स पार्टी की तो डोमेन अब भी काफी है, जो वो है देही सिंध ले लें, शहरी सिंध ले लें, जो जो उनकी पॉकेट से मजबूत है। असल मसला नून लीग का है। तो नून लीग मेरे ख्याल में कहने को तो कह देते हैं मुज़ाकरात हो, डिफ्यूज करें, लेकिन उसके लिए अमली इक़दाम चाहते, और दिल से मैं नहीं समझता कि कह रहे हैं उन्हें सूट नहीं करता। वो इसी तरह समझते हैं कि हम चलाते रहे और गालिबन इकोनॉमी ठीक हो जाती है और फला चीज ठीक हो जाता है तो इमरान खान रेलेवेंट हो जाएगा। तो इस उम्मीद पे जिंदा है, इस उम्मीद पे सियासत कर रहे हैं, तो देखें उनकी उम्मीद पूरी होती है हमारी। अच्छा, रज़ा रूमी साहब की तरफ चलते हैं। रज़ा साहब जो अभी बात कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की, अब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो नज़र आ रहा है, आई एग्री विद आमिर साहब, वो जानबूझकर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। कुछ तो ऑब्वियसली पीटीआई भी अपना हिस्सा जो है वो बढ़ चढ़कर डाल रही है इसमें, ये नहीं आप इससे जो है वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्लिप साइड है ये भी बात बिल्कुल वैलिड है कि जब तक नून लीग की अगर बात की जाए एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की भी, कि जब तक जो हालात पीटीआई के साथ हैं वो ख़राब हैं, जब तक उनके हक में नहीं है, पीटीआई के फेवर में नहीं है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन दोनों जमातों को ही जो है वो अफेक्ट करते हैं और पॉजिटिवली उनके लिए अफेक्ट आता है। सो व्हाई वुड दे वांट कि जी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए जिससे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, बल्कि अब तो जहां पहले ये बात की जाती थी कि जी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इंटरट्वाइंड है, उनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी चाहिए, अब तो कई क्वार्टर से ये भी बात आना शुरू हो गई है कि कोई बात नहीं जी, देखी जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे जोर दें, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखेंगे कि कदर जाना है। डॉक्टर मारिया, बड़ी अहम मौजू है जो आपने आज छेड़ा है, और बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। मगर अफसोस ये भी है जो हमारी तारीख है, हालिया तारीख के उसमें सियासी इस्तेहकाम जो है वो किसी भी स्टेज पर नहीं आया, क्योंकि हर बार ये देखिए हम 2024 में मौजूद हैं और 2014 से 2024 तक कहीं आप 10 साल की तारीख ही देख लीजिए। 2014 में भी एक मुंतखब हुकूमत जो थी वो डिस्टेबलाइज हुई, और किस तरह से हुई और कौन उसमें किरदार थे और कौन सी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व थी वो भी आपके सामने है। तो आज भी कोई हालात बदले नहीं है। अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी वही जो है जुमले और जलसे और धमकियां दोहराई जा रही थी जो हम पहले सुन चुके हैं। ये फिल्म है जो एक पिटी हुई फिल्म है जो बार बार चलती है और बॉक्स ऑफिस पे नाकाम होती है, और वो उसी का हम जो है सारा पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम जो है यरगमाल है। मगर यहाँ पर बात यह है कि ये सियासी पार्टियों को, बिल्कुल मैं आमिर भाई से इत्तेफाक करता हूँ कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। मगर यहाँ पे मसला ये है कि जो दूसरी साइड है जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज पे बैठना है, वो उनका ये कहना है कि वो ये मौजूदा जो सियासी कुव्वतें हैं जो पार्लियामान में हैं और जो हुकूमत में हैं, उनसे वो बातचीत नहीं करने को तैयार हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि ये ठेले वाले जो हैं या इस तरह के, हम इन लोगों से तो माली और ठेले वालों से तो हम बात नहीं करेंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। यही बात कई मुतअद्दिद बार
इमरान खान साहब ने भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे और आर्मी की लीडरशिप से करेंगे। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, ये मैं कोई अब और हर कोई जानता है इसको। अच्छा, अब ये एक पोजीशन है जिसके ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। नंबर 2, आपको पता है कि अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कोशिश करते हैं कि सियासी अखाड़ा ना बने अदालत, उन्होंने भी ये कह दिया कि आप क्यों नहीं मुज़ाकरात करते अपने सियासी कुव्वतों से। अब आप देखिए, आप भी यही बात कर रही हैं, आमिर ज़िया भी यही बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही है, पाकिस्तान का हर ज़ी शऊर शख्स जो है वो भी ये कह रहा है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन वो वहां पर भी उसके अगले दिन भी आपने देखा कि यही रिस्पॉन्स था कि नहीं, हम तो बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा से करेंगे। अब बात ये कि मुक्तदरा से बात करने का 2 मसले हैं। एक तो ये कि उसमें आइन के मुताबिक तो कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ जी कि फलाने जनरल जो है वो जाके फलाने पॉलिटिशियन से मुलाकात करें, तो हम खुद भी एक गैर आईनी रविश जो हमारे यहाँ कायम हो चुकी है, हम उसकी तरवीज और अफजाइश करते हैं। और ये भी उससे गुरेज करना चाहिए। कहने की तो अब ये बात है कि पब्लिक ओपिनियन ये बनना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और खुसूसन जो उनकी बड़ी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबलियों में, कि उनको ये बावर करवाया जाए कि आप बैठे हैं इनके साथ अपने सियासी जो हरीफ हैं, और मुज़ाकरात इसी तरह दुनिया भर में होते हैं, और यही एक तरीका होता है जमहूरियत को तकवील देने का। अगर से बात करेंगे तो जिस चीज का गिला आप कर रहे हैं कि जमहूरियत और इंसानी हकूक का फुकदान हो चुका है, तो वो वही चीज दोहराई जाएगी। तो अब मामला यहाँ पर पहुंच गया है, ये एक स्टेलमेट है, और इस स्टेलमेट में एक नया अंसर जो आ गया है डॉक्टर मारिया, वो इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला कुछ जज हजरात का भी जो आपस में तनाव है वो भी आ गया है। और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी चीज से एम्बोल्डन हुई है, या उनको लगता है कि उनकी जो इस वक्त पोजीशन कदरे बेहतर है कि उनके पास अवामी सपोर्ट भी है। वोटर्स ने भी 8 फरवरी को शो किया कि उन्होंने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उनको सपोर्ट किया, और अब बहुत सारे जज भी उनके साथ हैं। आप समझ रही ना जी? बहुत सारे जज भी मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। आमिर इलियास राना साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, जब एक तरफ नवाज शरीफ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने तो इंतकामी सियासत नहीं की और ना हम इंतकामी सियासत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो हुकूमत है उसका तर्ज ये नज़र आ रहा हो कि अगर पीटीआई जलसे की इजाज़त मांगती है तो जलसे की इजाज़त उनको नहीं दी जाती। इस्लामाबाद में कहा जाता है जी इस्लामाबाद में आप जलसा नहीं कर सकते, आप परेड ग्राउंड में जाके कर लें। तो अगर आप देखें ऑल एंड ऑल वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं, नए केसेस की तैयारी की जा रही है। बांगे दोहल जो है ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। ऐसे में हम एक्सपेक्ट करें कि पीटीआई जो है कुछ लचक दिखाएगी या पीटीआई की तरफ से जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो वो तो मजीद जा रहा है ना। जो रवैया है उनकी तरफ से पहले भी आता रहा है, वो वैसे भी जो है वो एक नॉन स्टार्टर है, और मजीद जो है वो चीज़ें जो है वो खराबी की तरफ ही जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी फिर हमसे किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर मारिया, बड़ा लफ्ज अच्छा है जो आपने, अमलिया साहब हमेशा बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। और ना तो आप रोटी को चोची कहती हैं ना मैं कहता हूँ, आप इसे गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के फैसले हैं। आप मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं जो खड़ी होकर कह रही है कि पहले माफी मांगो, तो सियासतदानों से जाकर बात करनी होगी जो बात करनी है। तो आप और हम बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं, हम हवा में बैठ के तुक्के मार रहे हैं, और खान साहब बात करना चाहते हैं कि जिसके पास पावर है, और पावर ने वाजे कह दिया माफी मांगो यानी जुर्म कबूल करो। इसके बाद अगला काम जाके प्राइम मिनिस्टर के पास पॉलिटिकल पार्टी से अपना हाथ और रास्ता दो सियासत का। ये फैसला आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं मिलेगा जब तक 9 मई के जो उनका कहना है, और वो कोई हर कोर कमांडर मीटिंग में और तीसरी फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग आई है डाल रहे हैं, तो फिर जोर लगा रहे हैं ना सारे। जैसे मैं कहता था कि 14 मई का इलेक्शन नहीं होगा, 30 अप्रैल का इलेक्शन नहीं होगा, और नहीं हुआ। हम कहते थे आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोर्ट भी यही है, तो फिर नहीं करा सके ना। तो अब एक ऐलान हो चुका हुआ है। आप और हम अगर हवा में गुफ्तगू करना चाहते हैं बड़ी मिसाली, इखलाकी, असूली, फिर तो ये सारी बातें ठीक है जी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, रजा रूमी साहब ने उसका तर्जमा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान के हालात नहीं है इस तरह के, ना मैं और आप उस पर जा रहे हैं। मुझसे अगर कोई लेक्चर
करवाना चाहे कि आप इखलाकी जमहूरियत पे बात करें तो मैं नहीं दे रहा, क्योंकि हमें बताओ जर्नलिस्ट में हकायक पे बात करूंगा, मुझे बिल्कुल हवा देने की इजाजत नहीं है, मैं करता हूँ। आपको मैंने बिल्कुल वादे बात बता दी, आप बात नहीं मान रहे, अपने रास्ते बंद है। आप जिन रास्तों से अपने रास्ते खुलवा रहे हैं और आप ख्याल ये है कि आपको जमानतें मिल रही हैं, आपके लोगों को रिलीज किया जा रहा है, तो कर लिया गया, उन्होंने दबांगे दो हला के कहा है, और एक दफा नहीं कहा, 20वें दफा कह दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की आई। आप मुझे बताएं, ऐसे माहौल में जब आप कहते हो कि आप घुटनों के बल आइए, पेश हो जाइए, और साथ आपके मैं बात करूंगा, तो आमिर इलियास राना साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, बार बार आवाज़ कट रही है। प्रोड्यूसर अगर आमिर इलियास राना साहब को दोबारा जो है वो कनेक्ट कीजिए, कुछ इशू आ रहा है। लेकिन आमिर इलियास राना साहब को अगर कनेक्ट कर लें दोबारा तो हम उनसे ये बात पूछेंगे। बिल्कुल बात वो ये कह रहे हैं कि जी ये हकीकी जो है वो हकीकत की जो है मैं बात कर रहा हूँ, आपने हवा में अगर गुफ्तगू करनी है तो मैं इस पर नहीं करूँगा। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर मुल्क में एक जो है वो हकीकत होती है, उनका रोल भी अपना होता है, और जो 9 मई को हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट हैविंग सेड दैट, ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त काफ़ी टाइम उससे गुजर चुका है, और पीटीआई जिस किस्म के जो सवालात उठा रही है, ये पीटीआई के सपोर्टर्स जो सवालात उठा रहे हैं, वो अगेन वो सवालिया निशान लगता है जाके जो इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उन पे सवालिया निशान जो है वो बनता है। क्योंकि जब वो कहते हैं जी आप एविडेंस प्रोवाइड करें, आप जो बात करते हैं जितनी आपके पास वीडियोस हैं आप वीडियोस प्रोवाइड करें, तो जब दूसरी साइड से कोई एविडेंस नहीं मिलता या कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता तो इससे भी उनका केस यानी पीटीआई का केस और जो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं वो बड़ा स्ट्रांग होता है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, या तो हम फिर इसमें ये कह दें कि जी हमने सब ने जो है वो इसी तरह हम कहते हैं कि जी हालात इसी तरह चलते रहें, हालात में जो है वो कोई जी आमिर इलियास राना साहब हैं, आमिर साहब अगर आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहें प्लीज। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम तज्जिया हकायक से हट के करेंगे, आप आइन 73 का ढूंढ रहे हैं, इखलाकी जमहूरियत ढूंढ रहे हैं, वो 2018 से लेके और जब तक अदम इत्मीनाद नहीं आई थी, कौन सा आइन इस मुल्क में राइज था वहां पे, जिसको वो अब मानते हैं कि जी मैं तो कोई हुकूमत ही नहीं कर रहा था, मैं तो फारिग बैठा था, जनरल बाजवा चला रहे थे नैब को भी, और इनकी वजारत उज़्मा में उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन ने कहा था कि मुझे बिठा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये रिटायरमेंट के बाद नहीं कहा उन्होंने, इमरान खान की अदम इत्मीनाद के बाद या अपने रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने इंटरव्यूज दिए लोगों को, कहा कि मुझे कहा कि ये शहजाद अकबर बैठा है, ये चेयरमैन नैब को कंट्रोल करता है, तुम बैठे और ख्वाजा आसिफ को एक उसमें ट्रीजन के केस में नहीं डाल सकते। ये बातें कोई झूठ तो नहीं ना हुई, ये उनके दौर में हुई। बट आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता बशीर मेमन साहब की अपनी जगह, लेकिन फिर उसके बाद बशीर मेमन साहब का सदर बन जाना सिंध का PMLN का, उससे भी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म लेती है। आई एग्री कि एक इंतकामी सियासत हुई है, बट स्पेसिफिकली कोटिंग बशीर मेमन साहब, आई हैव माय रिजर्वेशंस। आपकी रिजर्वेशन अपनी जगह पे, ये अंदर कर देते ना जब उनकी पेंशन रोक रहे थे, कौन सा काम था जो उसके बशीर मेमन के खिलाफ नहीं हो रहा था? सियासत में जाना, क्या इनके पास कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं है? तस्लीम नूरानी कौन थे जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे? जस्टिस वजीउद्दीन कौन थे जो रिटायर्ड जस्टिस थे? मैं गिनता चला जाऊं, आज तक इनके एडवाइजर थे अरबाब शहजाद साहब जो रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, कितने नाम मैं गिनवा दूं? सब लोग आते हैं अपनी सियासत में, क्या 2 साल बाद किसी के ऊपर पाबंदी है? या तो आप असूल और म्यार एक रख लें, वो इसलिए रखे गए थे एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में रखा उन्हें, सब जगहों पे चला रहे थे काम। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट यहाँ पे जो मौजूद थे, इनके एडवाइजर ऑन एस्टेब्लिशमेंट, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं हर दफा, ये सारे के सारे यूं ही चल रहे होते हैं। तो आप एक बंदे को इस तरह नहीं कर सकते कि उसने PMLN ज्वाइन कर लिया, उसने दुनिया का बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन ये गुफ्तगू मैंने ये नहीं कहा गुनाह कर लिया आमिर इलियास राना साहब, लेकिन उसमें भी सवाल तो उन पे भी होता है ना, आप उन पे भी तो सवाल करते हैं, उस पे एक पॉलिटिकल बायस तो नजर आता है ना, यू कांट डिनाई दैट। मैं ये बात कर रही हूँ, चाहे जिसका भी जितने भी केसेस हों, पार्टी ज्वाइन करने से पहले बात कर ली, वो इमरान खान की वजारत उज़्मा में बात कर रहे थे, तो इसलिए उस बात को जीरो तो नहीं किया जा सकता ना। आपकी राय अपनी जगह पे है, मेरी राय अपनी जगह पे है। तो भाई जब ये काम कर रहे थे तो आज वो वजारत उज़्मा से फरागत के बाद कह रहे हैं कि मैं तो काम ही नहीं करता था, जनरल बाजवा करते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जनाब मेरा तो नैब काम नहीं करता था, और हडियाला जेल में वेरी नेक्स्ट डे 24 घंटे में उन्होंने कहा मैंने तो इतने अरब रुपए इकट्ठे कर दिए थे। और भाई कहीं तो रुक जाए ना, या क्रेडिट लें या डिसक्रेडिट लें या खड़े हो जाए किसी जगह पे, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। बात वो है
कि जब सब एक एक कदम पीछे हटेंगे तो बात बनेगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप पॉपुलैरिटी के जोर पे एस्टैब्लिशमेंट को घुटने टिका लेंगे तो नहीं टिका सकते आप, मेरी नजर में आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको कोई फायदा नहीं होने का। आपने 2 असेंबलियां तोड़ी, आप कौमी असेंबली से निकले, आप कहते हैं मेरा कौमी असेंबली में निकलना गलत था, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया, 2 साल बाद एडमिट किया, मुझे IMF के पास फौरन चले जाना चाहिए था। वो कौन सा फैक्ट है जो इन्होंने कहा हो और उसके बाद उस पर यू टर्न न लिया हो या ये कहो कि हाँ ये मेरी गलती थी। ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो अपनी जगह चीज़ें जो है वो मौजूद हैं और ये आई थिंक आपकी इस बात पे ब्रेक लेती हूँ जो आप ये बात कर रहे हैं कि सबको एक एक कदम जो है वो पीछे हटना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी सब स्टेक होल्डर्स को जो है वो दिखानी पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से करेंगे दूसरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आमिर इलियास राना साहब के कुछ जो है वो मेरी बात से और आमिर ज़िया साहब की बातों से वो डिसएग्री कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स वी कैन एग्री टू डिसएग्री। आमिर ज़िया साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ मेरा ख्याल है आप रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं साथ अपना सवाल भी डाल दूँ। जो आमिर साहब ये बात कर रहे हैं कि जी फ्लेक्सिबिलिटी सबको दिखानी पड़ेगी, एवरीवन विल हैव टू टेक 2 स्टेप्स बैक, चाहे वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हों सबको ये करना पड़ेगा। इस पे आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी। देखिए, एक बात तो आमिर इलियास राना साहब ने आखिर में वही बात की जो हमने शुरू में अर्ज की थी, गालिबन ये देर से आए थे, उन्होंने सुना नहीं था। वो मैंने अर्ज ये किया था कि ताले की कुंजी जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। मेरे ख्याल में इनका भी फिर मोरलेस यही बात हुई थी। और जाहिर है कि अगर कोई सियासी जमात जो है किसी दूसरी सियासी जमात से अगर बात नहीं करना चाहती तो ना ही वो आप कहेंगे कि गुनाह कबीरा है, ना ही गुनाह सगीरा है। उसकी मर्जी है भाई, नहीं कर रही। अच्छा, इसी तरह जो एक और चीज समझने की है कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, वो किसी एक सियासी जमात की नहीं होती, वो पूरे मुल्क की होती है, सारी सियासी जमातों की होती है और सब लोग उसको ओन करते हैं। तो ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है नून की तरफ से बहुत ज्यादा कि जो ठनी हुई है PTI वर्सेस द आर्मी, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही मनफी तासुर है फौज के लिए भी और PTI के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि फौज को तमाम लोग ओन, PTI के लोग ओन करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग के बहुत सारे हमारे दोस्त साथी हैं वो इस चीज को रबिन कर रहे हैं कि जनाब मुकाबला वो है और जो है फौज जो है वो नहीं होना चाह रही PTI को। तो मेरे ख्याल में इस चीज को जरा सा सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए। फौज जो है उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहती कि जो वायलेंस में, तशद्दुद में मुलव्विस हैं। पूरी मेरे ख्याल में PTI नहीं है। मेरे ख्याल में तो एक हमारा एग्रीमेंट होगा और फौज को भी ये बात पता है, हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं। तो ये जो तासुर है एक पॉपुलर जमात के खिलाफ, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है चारों सूबों में, उसके खिलाफ आप इस तरह का अगर बयानिया बनाए तो मेरे ख्याल में मनफी है वो, और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी मुनासिब बात नहीं है। तो हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है। नून लीग मुकाबला PTI नहीं है। ये आप पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो हमें सोच, इस चीज को मैं रिस्ट्रेन के साथ बात करूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस बात पे भी मैंने अर्ज किया जो अभी आमिर ने कहा, मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि 2 कदम क्या 4 कदम पीछे हटें। हमारे कहने का जो मैंने अर्ज किया था वो ये था, दोनों फरीक जो हैं या तमाम जितने बड़े प्लेयर्स हैं अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से उसका जायजा लें, हिकमत अमली का। क्योंकि आपने देखा, जबर करके देखा, आपने प्रोपेगेंडा करके देखा, केसेस करके देखा, PTI खड़ी हुई है, उसकी मकबूलियत भी है। PTI ने उधम करके देख लिया, 9 मई उसके कुछ मुहिम जो अफराद ने करके देख लिया, जो कुछ उन्होंने शोर मचा के उनके भी मसाइल हुआ है। तो मतलब ये कि आप बंद गली से निकल नहीं पा रहे। और नून लीग जो है या पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है, पीपल्स पार्टी का तो एक अलग खेल है, लेकिन नून लीग भी देख लें कि उस वक्त अगर आप समझे कि बड़ी आइडियल सिचुएशन में, ठीक है, हुकूमत है और वो मरियम साहिबा जो है वजीर आला हैं और चिचा जो है वो आमिर साहब कता कलामी की माफ़ी, जो ये बात है जो बहुत ज़्यादा इस पे तबसरे भी हुए, बहुत बात भी हुई कि PTI 9 मई के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। बात तो यहाँ तक आई कि जी बानी चेयरमैन से कहा गया कि माफ़ी मांगो तो फिर तुम्हारी जो है वो आज़ादी जो है वो मिल सकती है और चीज़ें बेहतर, तुम्हारी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट वो इसके लिए नहीं अग्री कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन इट। जिन्होंने किया है उनको आप बेशक सजा दें। अब अगर हुकूमत का देखें, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट देखें, वो जी 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 आप कह रहे हैं कि 9 मई की माफ़ी, देखिए तो ये तो नैरेटिव की बात है ना, ये बयानी है। PTI कहती है कि जनाब बतौर जमात हमने नहीं किया, एक मतलब है बकौल उनके स्पॉन्टेनियस हुआ है, जो भी उनका इल्जाम है कि किसी और ने कर दिया कि ये उनका इल्जाम है। तो या तो जो है 1 साल से ज्यादा हो गया 9 मई के वाकयात को, कि उसको साबित करें और लोगों को कैफियत तक पहुंचाएं। अब आपने देखा कि कोई केस नहीं चला, किसी की कन्विक्शन भी नहीं हुई। भाई ये तो एक
तशद्दुद का केस है ना, वो कैमरा लगा पे पकड़े आप उनको, सजा दें जो कानून कहता है उसके मुताबिक। तो क्या चीज माने हैं? तो अगर वो ये कहते हैं कि जी आप अगर कहेंगे आपने ये जुर्म किया, अगर आप उस जुर्म से इनकारी हो, आप कहते हैं हमने तो नहीं किया, तो फिर किस चीज की माफी मांगेंगे? ये मेरे ख्याल में इन चीजों को जो है, इन्हीं चीजों को सुलझाने की जरूरत है कि अगर जो लोग वाकई मुलविस हैं और जहाँ पे हमारी एजेंसीज बहुत माशाल्लाह फाल हैं, बहुत उनकी मालूमात हैं, वो पकड़ सकती है उन लोगों को, पकड़ा है, बड़ी बड़ी साजिशों को पकड़ा है, बड़े बड़े दहशतों को पकड़ा है। तो जिन्होंने पत्थर मारे, पेट्रोल बम मारे होंगे, उनको नहीं पकड़ सकते क्या? बिल्कुल पकड़ सकते हैं, पकड़ा हुआ भी होगा इन्होंने। ये है कि प्रोसिक्यूशन कहाँ है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, क्यों नहीं उन लोगों को सजा दे रहे? तो ये मेरे इसका जवाब अगर ये आमिर इलियास दे सके तो मैं बड़ा उनको ममनून हूंगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ऐसा। और फिर वाकई अगर मतलब है कि तो उनको भी आप सजा दें, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी मैं हुई नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि वो तो जेल में किसी और की इद्दत के केस में है ना, जिनमें कन्विक्शन हुई है उनको, ये 9 मई के केस में तो नहीं है वो, ये कहाँ से है कि 9 मई के केस में वो जेल में है, ठीक है ना? वो तो जब जिसमें सजा हुई है या जो उनपे मतलब है अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा है या फला का है, उसके ऊपर करें ट्रायल, जो कोर्ट अगर छोड़ देती है। एक और मुझे बात करने दें, हमारे ये मेरे ख्याल में मैं इस बात पर बड़ा दुखी आ जाता है कि फला जज जो है फला के साथ है, फला पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। ये भी बड़ा एक मनफी बयानिया है। इस तरह मैं समझता हूँ कि फौज सबकी है, तो मैं अदलिया का भी एहतराम करना चाहिए, और ये नहीं उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए कि जी वो लीग के हक में फैसला दे रही है, पीटीआई के हक में फैसला दे रही है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यही पीटीआई थी, ये तनकीद करती थी जब इससे फैसले आ रहे थे। यही नून लीग थी कि आज जो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पीछे पड़ेगी। तो खुदा के लिए अपने रहने दें, ये हुकूमत की बड़ी इमेच्योरिटी है। लेकिन मसला इस वक्त यही हो गया ना, खा इस्टेब्लिशमेंट हो, खा हमारी इस वक्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, उनमें सब में एक तो पोलराइजेशन वैसे आ चुकी है, और दूसरी हमारी जो सियासी पार्टीज हैं उन्होंने मजीद उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया है। उम्मी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो आते हैं तो आपकी तरफ आती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि जो ये पोलराइजेशन है, जो स्टेलमेट है, क्या आप समझते हैं कि इसका हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, बिलखसूस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके पास है? क्योंकि ठीक है, ये एक हकीकत है कि पीटीआई ने जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल थे उस पर उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, पर ये भी एक हकीकत है वो केस आगे नहीं चल रहा, उस पर कुछ ज़्यादा जो है वो पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये स्टेलमेट पोलराइजेशन मजीद बढ़ती जा रही है। बहुत 100% दुरुस्त बात कही है। जो अभी बात हुई 9 मई के हवाले से, इससे कतई नजर कि उस दिन क्या हुआ, पार्टी इन्वॉल्व थी या नहीं थी, ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा और वर्कर्स, वो उनका वीडियोस और ऑडियोज अब मंजर आम पर आ चुकी हैं कि वो बिल्कुल भी एक फ्रीक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि उसमें यकीनन किसी ना किसी लेवल के ऊपर तायद हासिल थी पीटीआई के सपोर्टर्स को कि वो जाकर मुजाहिरे करें आर्मी इंस्टॉलेशंस के बाहर। हाँ, वायलेंस का वो प्रूफ करना शायद अभी बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और देखिए आप और हम तो ये कहते हैं कि इस तरह के मुकदमात जो हैं सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्राई होना चाहिए, उनके लिए बाकी अदालतें मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फंसा हुआ है, वहां पर उसकी तक तशरीह की जा रही है आइन की, या जो भी प्ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला करे ना, और इस मसले को खत्म करे। अगर वो नहीं इजाजत देते ट्रायल्स की, तो वो सारे केस भेजे सिविलियन अदालतों में और बात खत्म हो, या वो इजाजत दें कि जी का आप कर लें, जो 90-100 लोग हैं इनके ट्रायल्स आप कर लें। ये इससे क्या हुआ है कि और हिजान और एक बेयकीनी बढ़ी है, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट की इंसिस्टेंस है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही मुकदमे ट्राई करेंगे। वो तो ये कह चुके हैं कई बार अपनी एलामियों में भी, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से मौजूद जज साहिबान भी ये समझते हैं, और मेरे ख्याल से दुरुस्त है ये बात कि ये सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन में सभी जजेस का नाम होता है। चीफ जस्टिस एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं, और जो भी वो अकेले तो फैसला नहीं करेंगे, एक बेंच ही बनेगी 5 मेंबर, अब तो फुल कोर्ट उसके ऊपर बनी हुई है।
हाँ, ये है कि चीफ साहब उसको रजा, मैं इनिशिएटिव की बात कर रही हूँ। इनिशिएटिव भी क्या कि वो लगाएं और उसको डे टू डे हेयरिंग में करके खत्म करें आइदर वेज, और जो होता है फिर देखा जाएगा। तो पहली तो ये बात है, लेकिन दूसरी एक और बात है, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो जो दबाव की पॉलिसी रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुबैना तौर पर, मैं ये यही कहूंगा क्योंकि वो भी केस चल रहा है, सब जुडिस है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो अभी तक का आए हैं वो उस हेयरिंग में, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो अदलिया को सांस लेने दे और अपना काम करने दे आईन और कानून के मुताबिक। और अदलिया के अंदर बहुत सारे जज साहिबान जो कि अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स भी पास कर रहे हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। मसलन वो ये नहीं कह सकते कि चूंकि एक कैदी जो है वो बड़ा गैर मामूली है या वो बहुत मकबूल है तो उसके साथ इम्तियाजी सलूक होना चाहिए। आइन और कानून में एक गरीब और अमीर, पावरफुल और वीक सब बराबर होते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसके हुकूक सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जब पेश होता है या होती है तो वो एक ही तरह से, एक ही नजर से कानून देखेगी। अगर कानून ये अगर एक कोर्ट ये कहना शुरू कर दे कि भाई आप तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं या आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अहम हैं, तो फिर ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। फिर ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना कोर्ट्स के बारे में, इसको तकवीत मिलती है। अभी हम माजी में देखा था, जैसे भी जिक्र किया गया कि माजी में नून लीग कहती थी कि जजेस बायस्ड है, आज और फिर पीटीआई ने कहा कि जजेस बायस्ड है, और अब फिर नून लीग का वो शुरू हो गया। तो जजों को खुद एहतियात करनी चाहिए ना। एक पॉलिसी जो 14-15 जज है इस वक्त, अब 3 अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो 16 में से 13 है, तो उनको चाहिए कि वो बैठें और एक तहैया करें कि उन्होंने क्या पॉलिसी करनी है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आप इसमें इख्तलाफात भी हैं तो उसको आइन और कानून के दायरे में तय करें, पब्लिक स्पेक्टिकल ना करें। पब्लिक में ये जो नया लाइव स्ट्रीमिंग का भी शुरू किया ना कि ये एक स्पेक्टिकल बन जाता है कि जी देखो फलां जज ने ये कह दिया, उसने चीफ को ये कह दिया, ये बात कह दी। बिल्कुल, हमें इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। इस मुल्क में पहले इतनी हिजान, ये डाइवर्जन है ऑलरेडी। बिल्कुल, ऑलरेडी हमारी जो अदलिया है उस पर इतने सवालिया निशान है कि कितना काम स्लो चलता है। ये और डाइवर्जन के उसमें जो है वो जुमरे में आ जाता है। चीज़ें जो है वो डाइवर्ट मुझे लगता है ज़्यादा हो रही हैं और इससे मजीद जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। ज़रा अगर मैं आमिर इलियास राना साहब की तरफ जाऊँ, आमिर साहब, क्या आप समझते हैं कि मसले का हल इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, सुप्रीम कोर्ट के पास है? क्योंकि जिस केस की ये बात हो रही है, जिसमें आप ये बात सही कह रहे हैं कि इसमें जो है ये डिसाइड होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरफ जानी हैं। अगर एविडेंस है तो वो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगेन उसकी राह में जो हम रुकावट आती है वो एक स्टे ऑर्डर है। तो स्टे को वेकेट करने का जो इस वक्त रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि उसको उस पर कुछ हिलोजत हो, केस कोई आगे चले ताकि किसी तरफ चीज़ें लगें। देखें, कुछ रजा साहब ने अच्छी बातें कर दी, वो मकबूलियत और पॉपुलरिज्म का बड़ा अच्छा जवाब दे दिया उन्होंने। क्योंकि हमारे एक जज जो आप पॉपुलरिटी को बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में कहते थे तब भी जब इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में बुलाया था कि पॉपुलर हैं, और वहीं पे जब नवाज शरीफ का केस आता है तो वो कहते हैं कि जी इनको नहीं सुना जा सकता और इमरान खान को लाइव सुनाया जाना चाहिए। तो ये अदलिया खुद सवाल उठाती है, हम नहीं उठाते, उन्हें खुद ही जवाब देने चाहिए अपने। अगर उमर अता बंदयाल ने कुछ नहीं किया अपनी चीफ जस्टिसशिप में और वो सारे का सारा मलबा काजी फ़ायद ईसा के गले डाल दिया जाएगा कि हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं, तो उन्होंने तो फिर अदालत में लगा लिया ना केस। फिर जो पॉपुलैरिटी की बात आमिर ज़िया साहब ने और मुझसे सवाल किए, मुझे बताएं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी या आमिर ज़िया साहब ने की थी या रूमी साहब ने या आपने की थी? उन्होंने फितना पार्टी किसका नाम दिया था? उन्होंने कोई टोला किसको कहा था? ये कुछ छुपा के बात हुई थी? ये जो अब फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज आई वो मेरे और आपके बारे में बात कर रहे थे, कोई चीज़ छुपी तो हुई नहीं है। हम फिर भी ढूंढते हैं क्योंकि हमें किसी की मोहब्बत में गिरफ्तारी की वजह से पॉपुलैरिटी ढूंढनी पड़ती है। कभी कहना पड़ता है कि ये नून लीग का बयानिया, भाई जिनका बयानिया है वो खुद बोल रहे हैं, मुझे और आपको छुपा के बात करने की ज़रूरत क्या है? वो कह रहे हैं कि ये एक तरफ कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दूसरी तरफ इनके लोग कोर कमांडर हाउस वो कहते हैं GHQ चलो, ISI के दफ्तर चलो, PF बेस मियाँ वाली चलो। ये सारे के सारे इनके लीडर्स की वीडियो ऑडियोज़ मौजूद हैं कि रैंसैक कर दिया। ये मैंने और आपने कहा था। इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जब अब उनके 82 लोगों के केसेस अब उनके पास हैं जो स्टे पे हैं, क्योंकि जो छोटी ईद पे बात हुई थी वो ये हुई थी कि जी आपने जिनको बरी करना था बरी कर दिया है या जिनकी सज़ाएँ
अरसे में पूरी हो गई हैं, कम से कम आप एक तासुर दें कि आपने उन्हें छोड़ दिया, फौज ने छोड़ दिया उन्हें। तो फैसला अब उन्होंने ही करना है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, लेकिन अगर एक चीज ऐड कर लूं, एक मिनट बस, अगर एक चीज मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। इसमें आप साथ एक सवाल ले लीजिए ना, 13 रुकनी अहम। जी जी जी, मैं ये कह रही थी आमिर इलियास खान साहब कि बिल्कुल हमने सब ने ऑडियोज वीडियोस सब ने जो है वो सुनी है, देखी भी हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता है ऑडियो वीडियो पे भी एक सवाल उठता है कि जी ये कैसे बनाई गई। वीडियो पे नहीं, ऑडियो की बात कर रही हूँ, ऑडियो कहाँ से आई, क्या हुई, वो निटी-ग्रिटी उसकी अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो प्रूव होना है। ये इस तरह करके लोगों को पाबंदी सलासल तो नहीं रखा जा सकता, जिससे और कुछ नहीं हो रहा, पीटीआई को विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत भरपूर मौका मिल रहा है। जिन लोगों का कसूर है, जिन लोगों ने किया है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जब तक ये इसी तरह मामला लटकता रहेगा, पीटीआई विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी। अच्छा देखें, मैं ना जो आपने अदालती सवाल किया, जो मैं बात करने लगा था, उसको एक दो फिक्रों के बाद आता हूं। क्या जनरल सरफराज शहीद पे ट्रोलिंग किसने की थी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि जनरल आसिम मुनीर को फैमिली का निशाना किसने बनाया? कोई बता सकता है कि बांग्लादेश पे आगा याहिया के साथ आसिम मुनीर साहब को कौन मिला रहा है? अभी भी कोई शक है तो मैं फिर इस पॉपुलैरिटी के लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना भाई, आपका दिल करता है आप कहिए। अब आप आ जाएंगे हल, 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठी हुई है, क्योंकि 14वीं जो जज हैं वो बीमार थी, वो नहीं आई केपी से, उनके दिल में स्टंट डले थे। तो ये जो फैसला होना है ना सीटों का, मैं आपको बताऊं, अगर तो ये हक में आ जाता है इलेक्शन कमीशन के और पेशावर हाई कोर्ट के, तो आईनी तरमीम का रास्ता हुक्मरान इत्तेहाद का हमवार हो जाएगा। और नहीं आता, हर दो सूरत में इसके बाद बातचीत शुरू हो जानी है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 30 जून यानी 24, 25, 26 डेट्स में वो लगना है फुल कोर्ट, 2 दिन, और वो फैसला आ जाना है। जैसे नैब का फैसला महफूज हो गया, 30 जून तक बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आपको और हमें भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। पीटीआई अपनी हमनवा जमातों के साथ लगी हुई है कि ये बजट पास कर लें, हालांकि खान साहब ने कहा था मैं बजट पास नहीं होने दूंगा, लेकिन अब उनकी सारी उम्मीद इस बात पे है कि टैक्सेशन होगी और लोग उनके साथ जौक दर जौक आएंगे। ज़रूर आप रुकवा सकते हैं, आप इनकलाब ले आएंगे, बजट आप ना पास कराइए, ना करने दे गवर्नमेंट को, बिल्कुल ठीक है, वैसी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। आप लोगों के ज़रिए पहले भी लाए थे धरने, अब आप ले आएँ, अपने जोर पे ले आएँ। पहले आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आए थे, अब आप कह रहे हैं हम खुद आएंगे, तो आप लाइए और कर लें। इस हैजान में तो आम आदमी मारा गया। यहाँ मीडिया पे सारा वक्त बहस होती है, लेकिन क्या आम आदमी का मसला अदलिया हल कर सके? 2.5 लाख केसेस उनके नीचे पड़े हुए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हर रोज़ एक सियासी केस हर हाई कोर्ट में लग जाता है। क्यों भाई? ये अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है कि नीचे से टॉप पे क्यों आ रहे हैं आप? ये सब चीफ जस्टिस साहिबान की जिम्मेदारी है। इतने केसेस, इतनी ऑटोमेशन, जिस तरह एफबीआर पे हम करते हैं, इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक को ऑटोमेशन पे लाना। मंसूर अली शाह साहब उसके सुरखेल हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब बहुत कुछ, लॉ सेक्रेटरी से अगले दिन मेरी बात हो रही थी, वो बहुत चीज़ बताने जा रहे हैं कि हर चीज़ हमने कर ली है, लेकिन इशू ये है कि अदलिया फैसले करे और फटाफट निपटाए, आम आदमी को इस हैजान से निकाले, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम पॉपुलैरिटी के चक्कर में रहेंगे तो फिर वो पॉपुलर भी मारा जाएगा, सियासी तौर पे उसको कोई फायदा नहीं होगा। जो बात पहली दफा मैंने आमिर इलियास खान साहब ब्रेक से पहले, फिर उनको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। जी जी, आमिर इलियास खान साहब, जहाँ प्रोपेगेंडा वीडियोस की बात हो रही है और जिस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें तो ऑब्वियसली किस तरफ जो उंगलियां उठ रही हैं हम सब जानते हैं, किस किस्म का उनका दोगला रवैया आ रहा है, कभी एक बयान है कभी दूसरा बयान है, दैट ऑल वो हम सब के सामने है और उस पर किसी को शक भी नहीं है। पर जहाँ पॉपुलैरिटी की बात आप कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी का अगर जो बेंचमार्क है वो मैं सोशल मीडिया को नहीं कह रही, या सोशल मीडिया ट्वीट्स रीट्वीट्स को नहीं कह रही, या व्यूज़ को नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ जो 8 फरवरी को चीज़ें सामने आई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कौन सामने आई, बाकायदा जो जिसने हुकूमत बनाई बाद में आके, वो एक दैट असाइड, बट इसको तो आप निगेट नहीं कर सकते ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये तो आवाम की आवाज़ है, इसको तो निगेट नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल, आपने 200% दुरुस्त बात कही कि 8 फरवरी को, फिर मैं जब जाता हूँ, हमारे बहुत दोस्त एतराज़ करते हैं 2018 पे, पॉपुलर पार्टी नून लीग थी, हुकूमत इमरान खान ने बनाई, इमरान खान को पीटीआई पीपल्स पार्टी ने आज ऑफर की 2024 में कि आप हुकूमत बनाएं, वो नहीं बना सके, वो नहीं बनाना चाहते। एक सेकंड, पॉपुलैरिटी ये थी कि पीटीआई वज़ीर आज़म थी, पंजाब में हुकूमत थी, एक के अलावा 3 दर्जन के करीब ज़िमनी इलेक्शन नून ने जीते। पॉपुलैरिटी उसकी थी जब वो 9 अप्रैल को उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पास कराई। उसके बाद
रिवर्स हो गया। वो अमेरिकी साइफर का चूरन आया और आज अमेरिका निकल गया और उसके अंदर सिर्फ जनरल बाजवा आ गए। ये हमारे यहाँ कुछ टाइम लगता है बयानियां बनने में। अगर हम रेयर व्यू मिरर में देखते रहेंगे ना तो फिर इस एक्सीडेंट से कोई नहीं बचा सकेगा। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती है, मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती है, पीटीआई नहीं जीती। वहां पे पॉपुलर हैं, कोई इस बात से इनकारी नहीं है, लेकिन क्या पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे आपको मुल्क की सलामती से खेलने की इजाजत दे दी जाए? क्या आपको मुल्क के इदारों को मलियामेट करने की इजाजत दे दी जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। I did not endorse that at all। उसको बार बार जिसने किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसको कोई इंडोर्स ना करेगा ना करता है। हैविंग सेड दैट, अगर हम रेयर व्यू मिरर में देखते जाएंगे तो फिर हमें इस एक्सीडेंट से कोई बचा नहीं सकेगा कि कल माजी में ये हुआ था तो आज आगे जाके जो है वो जस्टिफाइड है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट अनफॉर्चुनेटली, और यही इस मुल्क में होता आ रहा है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आगे बढ़ती हूँ, जरा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, अब जो एक ईद के बाद जो एक चीज़ होने जा रही है वो जो नेशनल फायर वॉल एक बनने जा रही है, उस पर भी बड़ी जो है वो नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं। आप किस तरह एज अ जर्नलिस्ट हु सीन हर दौर आपने देखा, नवाज शरीफ का टाइम भी आपने देखा है, इन द लास्ट 30-40 ईयर्स आपने सारी सियासत की उतार चढ़ाव देखी है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम देखा है, उसके बाद आज कमिंग अप लीडिंग अप टू टुडे, आप किस तरह देख रहे हैं? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करेगा या ये वाकई ही नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा जिस तरह इसको बताया जा रहा है? कौमी सलामती के लिए यकीनन इक़दाम होने चाहिए, लेकिन असल बात ये होती है कि जिस तरह अभी पंजाब में डिफेमेशन लॉ पास किया, ठीक है ना, जब तक आप स्टेक होल्डर्स बाद में नहीं लेंगे और आप लोगों को नहीं बताएंगे कि जनाब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और इससे जो है आज़ादी इजहार पे ज़र्ब नहीं पड़ेगी, मतलब एक होता है ना कम्युनिकेशन। तो अभी हर चीज़ क्योंकि पर्दा गैब में हो रही है, पता नहीं चल रहा है, और क्योंकि हुकूमत की नीयत आपको साफ नजर नहीं आ रही है, जैसे हमने पंजाब की डिफेमेशन लॉ का सुना, अब आप जैसा कि फरमा रही हैं कि आप फायर वॉल बनाने की बात हो रही है, तो एवरीथिंग इज डन इन अ हश हश मैनर। तो उसमें जो काम अगर आप सही भी करना चाहेंगे वो बन जाएगा, और हमने देखा कि इसीलिए मुतनाज़ा बन गया। हमारा जो है वो यकीनन कहते हैं आज़ादी इजहार को गारंटी करता है, लेकिन झूठी खबरों की बात नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए ना कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आप फिर भी, हम लोग तो खुद अपने ऊपर मॉनिटर भी करते हैं, हमारी अपनी कुछ ना कुछ वो भी होती हैं, SOPs भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो समझे कि नए जमाने की चाय की दुकान है कि जहां पर हर आदमी बैठकर कुछ ना कुछ कह, उसमें मतलब है कि एक रवैया तो ये कि थोड़ी थोड़ी भाप निकलती रहे और लोगों को कहने दे जो कह रहे हैं, और उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट जो इतनी मजबूत है कि वो इन चीजों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं तो आप इंडिकेट ये करते हैं कि इट इज अ ब्रिटल स्टेट, इट इज अ हार्ड स्टेट। तो ये तासुर नहीं जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियासत में इतना दम है और हमारे पास वो नैरेटिव बिल्डिंग की सलाहियत भी है, माजी में भी हुआ ना, ये मतलब हमने बड़े प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया, तो बजाय फायर वॉल इज नॉट द आंसर। आप मुझे बताइए, एक्स जो है पूरे हुकूमत के एहलकार इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम इस्तेमाल करते हैं, वज़रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंदी आम आदमी के लिए। हम और आप बड़ी मुश्किल से VPN के लिए जाते हैं तो लोग VPN पे पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको डॉलर्स की जरूरत है लेकिन आप डॉलर वहां पे खर्च करवा रहे हैं। तो बात ये होती है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, और एक ट्वीट से या एक्स से आपको पोस्ट से क्यों डर लगता है? तो ये चीजें हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। आमिर ज़िया साहब की ऑडियो जो है मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा रिकनेक्ट करें आमिर ज़िया साहब को। लेकिन मसला ये है, एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी, बिकॉज हमारे डेफिमेशन लॉ तो एग्जिस्ट करता है, बट उसको जो अभी ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं एंटी डेफिमेशन लॉ लाने के लिए या ये फायर वॉल क्रिएट करने के लिए, वो ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है, जिसकी तरफ पहले भी हम जो है वो इशारा कर रहे थे, बार बार हमने बात की, वो इतना सुस्त है, उसमें इतने स्टे ऑर्डर्स, इतने लूप होल्स जो हैं वो आ जाते हैं कि मामला जो हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। बात शुरू होती है बाप से और वो जाकर ख़त्म होती है आपके आगे अगली नस्ल पे, पोते दादे पे जो है वो चीज़ें जाके जो है वो आगे निकल जाती हैं। सो आई थिंक आवर जुडिशल सिस्टम, ये आई थिंक आमिर ज़िया साहब, इसमें क्या आप समझते हैं कि मसला जो है, लाइक आई वाज सेइंग, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, डेफिमेशन लॉ एग्जिस्ट करता है बट द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर जुडिशरी डिलीवर कर रही हो और स्टे पे स्टे ना आ रहे हो तो केसेस जो हैं वो एक दफ़ा एक बाप से शुरू होते हैं और वो आगे जो है वो पोते पर चले जाते हैं, दादा शुरू करता है पोते पर चले जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के लॉज को जो है वो फ़रोग मिलता है, इस तरह के जो आई वुड से ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको फ़रोग मिलता है। क्विकली अगर इसका आंसर देते हैं, मैं फिर रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, लेकिन देखिए इसका इलाज ये नहीं है कि आप जुडिशरी के ऊपर एक नई फोर्स बना दें, एक नया कानून लेकर आ जाएं जो कि ज्यादा मुतनाज़ हो। इसका ये कि आप जुडिशरी पावर करें,
आप जुडिशरी का अगर जजेस की कमी है तो मजीद जजेस दें, उनको वसाइल दें ताकि आपका निजाम इंसाफ जो है वो ठीक। बिल्कुल सही। डिफेमेशन लॉ भारतगिरी के मुकदमा में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि उसको जवाज बनाया जाता है तो जवाज उसको तकवीत ना बख्शे। मैं जरा रजा से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। रजा साहब, आजकल जब बात होती है ना हमारे मुल्क में जो एंटी डेफेमेशन लॉ है या अब जो ये नेशनल फायरवॉल बनाई जाने की बातें हो रही हैं, तो बार बार ये कहा जाता है जी ये तो अमेरिका में भी इस तरह ही होता है, अमेरिका में भी इसी तरह चीज़ें चल रही हैं। यू लिव इन द फर्स्ट वर्ल्ड, यू लिव देयर, आई एम अवेयर, बट फॉर आवर व्यूअर्स अगर आप बताना चाहें कि इस तरह के लॉज क्या अमेरिका की सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये क्या फ्री विल पे जो है वो कतगन नहीं है, फ्री स्पीच पे रादर? जी बिल्कुल। देखिए ये इस तरह के जो गलत सलत एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, अभी ये बात दुरुस्त है कि अभी हालिया हफ्तों में अमेरिकी कांग्रेस ने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी का एक पूरा कानून बनाया कि या उन्होंने टिकटॉक को कहा है कि आप उसको एक अमेरिकी कंपनी को बेचें, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा। 1 साल उन्होंने दिया है। लेकिन देखिए वो जो भी और वो यहाँ पे बहुत तनकीद उस पर हुई है और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एहतजाज भी हो रहा है कि ये किस तरह से अमेरिकी कांग्रेस जो है आज़ादी इजहार को दबा सकती है, फ्रीडम को। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर मारिया यहाँ पर एक तरीकाकार होता है, वो नोटिस वाले अगर उस कानून की और शिकों को नजरअंदाज भी कर दे तो उनको नोटिस दिया गया है, यहाँ पे अदालतों में ये मैटर जाएगा। तो पाकिस्तान में ये जो इस तरह के एग्जाम्पल्स को कोट करके, हमारे यहाँ तो एक रवायत रही है सेंसरशिप की बड़ी पुरानी, ये एक्स को बंद करना जो है ये बिल्कुल ही गलत और गैर कानूनी चीज है। और इसका नोटिस लिया सिंध हाई कोर्ट ने, मुख्तलिफ तरह के जवाबात आए और अब बिल्कुल ढटाई से कहा जा रहा है कि वो इससे हो रहा है। बात यह है कि ये जो सियासी असल मसला तो एक्स प्लेटफॉर्म या गूगल या यूट्यूब तो नहीं है ना, असल मसला तो पाकिस्तान की जो शुरू में आपने पहला जो आपका टॉपिक था, असल मसला तो वो है कि यहाँ पर जो है एक सियासी इस कदर शदीद किस्म की टेंशन बन गई हुई है एक सियासी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि अब उसको ठंडा करना और उसको कुछ मैनेज करना सभी फरीकैन की जिम्मेदारी है, और खुसूसन जो पुराने मंजे हुए सियासतदान है। क्योंकि अगर ये सिस्टम क्रैश करता है, देखिए इस वक्त जो है कि हर कोई स्पीड से 3 तरफ से अदलिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, वो तीनों अब फुल स्पीड में आ रहे हैं और किसी ना किसी पॉइंट पर कोई क्रैश तो होगा। जब वो क्रैश होगा या एक्सीडेंट होगा खुदा ना खास्ता, तो उससे नुकसान तो सभी का होगा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या जजों का या एस्टैब्लिशमेंट का नहीं होगा। देखिए ना तहरीक इंसाफ। बिल्कुल रज़ा रऊमी साहब, आई एग्री, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन रज़ा साहब ने जो बात की उस पर क्लोजिंग करूंगी कि इसका कोई हल तलाश करना होगा, क्योंकि खासा अगर सिस्टम कोलैप्स करता है, क्रैश करता है, तो नुकसान सबका होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।